बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सनावरी। मरियम नवाज साहबा कहती हैं सारे तजर्बे नाकाम हो गए, सिर्फ एक तजर्बा कामयाब है, वो है नवाज शरीफ साहब का। तो यानी कि ये बात उन्होंने मान ली टेक्निकली, जिस तरह से कुछ चीज़ें टेक्निकली बात की जा रही है कि उनका भी एक तजर्बा ही था और जिन लोगों के एहतसाब की उन्होंने बात की वो भी उस तजर्बे के बुनियाद पे ही ऊपर आए थे। बहरहाल 90, 97 और 13 की हुकूमत करने वाले नवाज शरीफ साहब हमेशा बैड गवर्नेंस जो पीछे से मिली उसकी पे तनकीद करते रहे। और पीछे किसकी गवर्नमेंट थी? पीछे थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। अब आगे अगर कोई ये कहता है कि मैं आके खुशहाली का नारा लगाता हूँ और जिस तरह से उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी को, तो ये कौन सी उम्मीद है जो कि उनके समधी या उनके भाई नहीं दे सके? कौन सा नुस्खा ऐसा हाथ लगा है कि जो पहले कभी नहीं लगा था और अचानक सामने आ जाएगा? एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात इस वक्त जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं वो ये है कि नई अभी जो निगरां हुकूमत का सेटअप है, क्या वाकई ये इंतखाबात करवाने में बहुत संजीदा है? जबकि पीपल्स पार्टी मुस्तकिल इस बात पे जोर दे रही है थी पहले भी कि इंतखाबात वक्त पे हो जाने चाहिए। तीसरी बात जो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो ये कि सिंध में एक नया अलायंस बनने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जितनी भी पार्टीज हैं, सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करी कि वो सिंध में किस पोजीशन पे है, इस वक्त हालात ये हैं कि जो भी पार्टी जो अपने होम ग्राउंड में थी उसको खतरा है वहां पे अपनी ही सीटों में। तो पीपल्स पार्टी को किस हद तक सिंध में इस लिहाज से खतरा हो सकता है, तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फिकार अली बदर साहब और हमें आगे ज्वाइन करेंगे इमरान राजा उमर साहब, नून लीग साहब का ताल्लुक है, और आगे हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब। सबसे पहले एडवोकेट जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ चलते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जुल्फिकार अली बदर साहब, सबसे पहले तो एक सियासी जमात के लीडर की वापसी जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और चौथी दफ़ा की तैयारियां कर रहे हैं, हमेशा बैड गवर्नेंस की बात की और ये कहा गया कि पीछे जो हालात मिले वो अच्छे नहीं थे और पीछे ऑफ कोर्स आपकी ही गवर्नमेंट की हालात थे। आगे आप क्या समझते हैं ये जो खुशहाली का नारा लेके आया जा रहा है अवाम में किस हद तक मकबूल हो सकेगा? देखिए, असल बात ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल बात ये है कि ये जो बयानिया है चौथी बार वजीर आजम बनने का, ये अभी इब्हाम में है। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी ये क्लैरिटी लेनी जरूरी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो खत्म हुई है, लाइफ टाइम नाअहली खत्म हुई है या नहीं हुई। बिकॉज ये चीज एक क्वेश्चन में है और जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी उतनी देर तक चौथी दफा वजीर आजम बनना वो हम कह नहीं सकते कि वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और बात यह है कि मियां साहब पाकिस्तान आए, आके सियासत करें, मामलात करें। यहाँ पे रुक जाएं, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, मेरी नॉलेज के लिए मुझे ये चीज़ बताइएगा। एक टेक्निकल पॉइंट मेरी भी समझ से बाहर है कि एक तरफ नाअहली पर अपील नहीं है और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि पार्लियामान भी कानून साजी कर सकता है। तो ये फिर अगर पार्लियामान की कानून साजी को माना जा रहा है तो फिर 5 साल की नाअहली तक तो बात महदूद हो गई थी और आगे पीछे की अपील को भी नहीं किया जा रहा कि पीछे वाले केसेस पे अपील नहीं हो गई। ये टेक्निकल पॉइंट क्या है? इसको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, असल बात यह है कि पार्लियामेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अमेंडमेंट की थी ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी डाली थी जिसके अंदर लोगों को 184(3) पे राइट ऑफ अपील मिल जाए, जो कि 30 डेज में करना है और 14 दिन में वो अपील लगनी जरूरी थी। अब इस सारे मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल अपहेल्ड कर दिया कि जो पार्लियामेंट ने किया था वो ठीक था। बहुत सारी चीजों में मुखालफत की। एक चीज जिसपे बहुत सारे जज जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक में थे, उन्होंने एक पॉइंट पे मुखालफत की। वो एक पॉइंट पे जो मुखालफत थी वो ये थी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा। जो फैसले हो चुके हैं 184(3) के ऊपर, तो उसके ऊपर राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाएगा। अब जब उन पे राइट ऑफ अपील नहीं आता तो उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की लाइफ टाइम नाअहली, तायाद नाअहली, और जहांगीर तरीन साहब की भी तायाद नाअहली वो क्वेश्चन में थी। अगर उधर राइट ऑफ अपील दे दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस पे इत्तेफाक राय कर लेते, जो कि उन्होंने नहीं किया इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि उसके ऊपर इन लोगों ने एग्री नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत सारे केसेस जो लग सकते थे राइट ऑफ अपील के ऊपर वो नहीं लगे।
और ना लगने जाएंगे, और उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी फॉल करता है और जहांगीर तरीन का, और इस तरह बहुत सारे केसेस फॉल करते हैं। तो इसके 16वां पीडीएम की थी, आप भी उसी अलायंस का हिस्सा थे, और ये जब ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान कानून पास कर सकती है उस वक्त, अब तो नहीं है, अब तो डिसॉल्व हो गई असेंबली, लेकिन पार्लियामान ने तो कानून एक पास कर दिया था ना कि जनाब ये नाअहली वाले मसाइल जो हैं उसको हल किया जाएगा, अमेंडमेंट पे बात हो रही थी। अब आगे एक तरफ अपील का हक भी नहीं है और दूसरी तरफ पार्लियामान को बालादस्ती भी दे दी गई है। ये समझ से बाहर है कि ये किस तरह से हो रहा है। बिल्कुल, उसकी वजह ये थी कि जिस पॉइंट पे पार्लियामान को बालादस्ती दी गई है, उस पे जो पार्लियामान ने कानून साजी की उसको अपहेल्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक की जी, पार्लियामान सुप्रीम है और वो कर सकती है। लेकिन एक पॉइंट जो कि पार्लियामान ने अपने एक्ट के अंदर लिखा था कि पिछले जो केसेस हो चुके हैं उसके अंदर भी लोगों को राइट ऑफ अपील दिया जाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने इत्तफाक राय नहीं किया। उसकी वजह से जो ये चीज है, दिस वाज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस पॉइंट के ऊपर, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नहीं किया। तो इस वजह से पुराने जितने आज तक के केसेस हो चुके हैं, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे उनको राइट ऑफ अपील दे दिया जाता तो बहुत सारे ऐसे, कई लाख ऐसे केसेस हैं जिन्होंने अपना राइट ऑफ अपील डालना था, वो सही थे या गलत थे वो बात की बात है। लेकिन उसकी वजह से फिर ये होना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेरिट पे जो करंट केसेस है वो भी नहीं अभी तक हल हो रहे, तो जो पुराने केसेस आ जाने थे राइट ऑफ अपील के अंदर, तो किसी को सही कहना था किसी को गलत कहना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे अपने आप को बचाया और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। मैं आपकी बात से समझी हूँ कि इसमें आगे जब नई हुकूमत आती है, पार्लियामान बनती है, 2/3 मेजोरिटी होती है, उसके बाद तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के साथ मामलात आगे चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो चीज़ है उसमें कहीं वो नाअहली वाली चीज़ को अपील का हक नहीं है इस वक्त फिलहाल। तो बिल्कुल आप ऐसे ही है, क्योंकि अगर 2/3 मेजोरिटी आ भी जाएगी, अगली पार्लियामेंट आती है और वो अगली पार्लियामेंट आके भी कोई ऐसी चीज करती है विच शुड बी इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिर उसके खिलाफ एक रेट हो सकती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकता है। कॉज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, इसके ऊपर अगर उन्होंने अपहेल्ड किया, जो पार्लियामेंट ने किया उसको उन्होंने अपहेल्ड कर लिया कि बिल्कुल ठीक किया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन अगर कोई भी शिफ्ट, कोई भी ऐसी चीज जो कि इन कॉन्ट्रडिक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से हो, उसके ऊपर वो बिल्कुल अपहेल्ड नहीं कर सकते। और आइंदा भी अगर कोई होगी तो तमाम के तमाम जजेस उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे और उसको भी अपहेल्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसको भी डिक्लाइन करेंगे या स्लैश डाउन करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें जिस तरह से हम जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स को सुन रहे हैं मुस्तकिल, खुद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जजेस भी अपनी गलतियों को मानने जा रहे हैं, चाहे वो रिकोटिक का मामला हो, चाहे वो स्टील मिल्स का मामला हो, तो बहुत सारी चीज़ें पहले थी ऐसी जो गलत हुई हैं। अब उसमें अहकामा और पानामा भी डिस्कस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो आ सकती हैं, लेकिन आपको इस रवैये से ऐसा नहीं लगता कि इदारे खुद भी मानते हैं कि माजी में गलतियाँ हुई हैं? देखिए, कौन सा ऐसा इदारा है जिससे गलतियां नहीं हुई? असल बात यह है कि आइंदा के लिए अगर चीजों को ठीक करके चलें, बिकॉज ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हुआ है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आइंदा के लिए जनरल पब्लिक को, पार्लियामेंट को, तमाम लोगों को फायदा है और जजेस को भी फायदा है। कोई एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी। टीवी स्क्रीन पे भी डिस्कस कर रहे थे कि कौन सुपीरियर है, पार्लियामान सुपीरियर है या ये सुपीरियर है, तो वो बहस भी खत्म हो चुकी है अब तो। बिल्कुल, वो तो अब बहस ही खत्म हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके एक बहस और एक जो आपस का तनाव था, अदारों का तनाव था, वो खत्म कर दिया, वो बहस ही खत्म कर दी। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि कोई भी ऐसी शिफ्ट या कोई भी ऐसा एक्ट के अंदर कोई कानून साजी का पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और वो उन्होंने कर दिया। जैसे ये मैंने आपको बताया कि राइट ऑफ अपील ऑन द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर राइट ऑफ अपील था 184(3) पे, वो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया मेजॉरिटी जजेस ने कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ, खत्म हो गई चीज।
अच्छा सर, चूंकि मैं आपसे जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस आपकी पार्टी के हवाले से भी करना चाहती हूँ, ये चीज़ें मैं आगे प्रोग्राम में भी लेके चलनी है मुझे, लेकिन सिंध के हवाले से स्पेशली बात करेंगे। होम ग्राउंड की मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात की कि यहाँ पे आपकी पार्टी के हवाले से एक मजबूत पोजीशन तो है सिंध में, लेकिन उसके बावजूद भी अलायंस आपके खिलाफ बन रहा है, और फिर जमात इस्लामी भी एक तरफ लाइन में है इस वक्त कि वो भी अपने तौर से अपने घोड़े दौड़ा रही है। आपको कोई खतरा है सिंध में? और ना सिर्फ सिंध में बल्कि आप और जगह भी देखें तो क्या आपके कदम मजबूत हैं इस वक्त? स्टूडियो में मुझे आवाज मौसूल नहीं हो रही है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं इस वक्त, पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें पीटीआई फ़िलहाल अभी तक तो सियासत से बाहर है। लोगों की बड़ी तादाद उनके साथ ज़रूर मौजूद है और मुख्तलिफ सर्वेस ये बात कर रहे हैं, लेकिन आगे पीटीआई का क्या स्टैंड होगा? क्या चेयरमैन पीटीआई खुद इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या वो अपनी ड्राइविंग सीट किसी और को देंगे? ये हवाला अगर हम दें तो पंजाब और केपी के दो ऐसे सूबे हैं जिसमें पीटीआई के कदम जड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अभी सिंध में पीपल्स पार्टी के जिस तरह से कदम मजबूत हैं, वो ये कहा जा रहा है जनाब दूसरी अलायंस ऐसी बन रही है जो पीपल्स पार्टी को हिला सकती है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जुल्फिकार अली बदर साहब, क्या समझते हैं सिंध में आपकी पार्टी इस वक्त मजबूत है क्योंकि आपकी पार्टी के खिलाफ अलायंस सामने आ रहे हैं, और फिर जमात इस्लामी कराची में स्पेशली बड़ी एक्टिव नजर आती है, ये सब चीजें क्या आपकी आगे की सियासत को नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए, ये तो पहली दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर खास तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये अलायंसेस बनते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इसके इन अलायंसेस के बनने से। ये एक दफा आप इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दे, तमाम जमातें जब मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, इन सबको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कितनी हद तक ग्राउंड में है, और जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है तो उसका बाकियों को क्या फर्क पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को उसका कितना फायदा होगा। सर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपके कुछ लाइन में भी इशूज आ रहे हैं, मैं सवाल ये है कि 90, 97 और 13 ये तमाम हुकूमतें जब भी नून लीग को मिलती हैं उससे पहले आपकी गवर्नमेंट होती है, उसमें ही कहा जाता है बैड गवर्नेंस मिली उनको, इस वजह से बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर सके। आगे जो वापस आने की बात हो रही है तो 16 माह भी उनके भाई की हुकूमत रही है, आप उस अलायंस का हिस्सा थे, क्या समझते हैं इस दफा क्या किसके खिलाफ बात होगी? पहले तो आपके खिलाफ बातें हो रही थी, अब किसके खिलाफ बात होगी और नया बयानिया कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, असल बात यह है कि तमाम लोगों को अपने आप को सेल करना है कि वो लोगों को क्या होप, क्या पैगाम, क्या मैनिफेस्टो देंगे, उनका रोड मैप क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, लोगों को एम्पावर कैसे करेंगे। बिकॉज अब सारा जो खेल है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे है। अगर आप लोगों को मुआशी तौर पे मजबूत नहीं करेंगे उतनी देर फिर मामला ठीक नहीं होंगे। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान देगी जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ माइल होंगे, क्योंकि सिंध के अंदर हेल्थ की, एजुकेशन की, ट्रांसपोर्ट की और दीगर शोबों की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उनके बेस के ऊपर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सी पैक, तापी और ईरान गैस पाइपलाइन, इन सबको जेन में रखते हुए पीपल्स पार्टी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का प्लान करेगी जिससे लोग। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मसला ये है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सवाल ये नहीं है, अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है कि डिलीवर कौन करेगा। अगर आपने अभी भी डिलीवर नहीं किया तो फिर ये शिकवा छोड़ दें कि कौन आपके मुल्क के फैसलों को उचक के ले जाता है। ये अब फैसला साजों को भी सोचना है और यहाँ पे जो सियासतदान है उन्हें भी सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।